राष्ट्रीय अवसाद का दिन जो होना चाहिए 30 जनवरी, वो पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय वीरता का दिन जैसा दिखने लगता है। तो गोडसे को इतना सम्मान कैसे मिलने लगा? जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित पेशवाशाही थी, उनको अन्याय करने की छूट नहीं दी इस नवीन देश ने जो गांधी ने बनाया, वो गोडसे को वीर बताया। 20 जनवरी 1948 एक प्रयास होता है, फेल हो जाता है। 30 जनवरी को पास हो जाता है और वो 3 हिंसक गोलियां उनकी जान ले लेती। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुरक्षा नहीं हुई इस तरह से कि 30 को फिर हो जाए। इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है? गोडसे 3 कारण बताता है मुझे। तो सबसे पहले तो 55 करोड़ की हकीकत बताइए, क्योंकि ये बहुत चलता है वैसे। नाथूराम गोडसे तो देखिए वो मैट्रिक पास भी नहीं था। जो उसका पूरा बयान है अदालत में, वो दरअसल सावरकर का लिखा गया। दूसरी बात, भारत का जो विभाजन हुआ गांधी ने करवाया। गांधी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था मेरी लाश पर विभाजन होगा। गांधी पे एक आरोप लगता है कि मुस्लिमों का अपीजमेंट करते थे। नोआखाली में मुसलमान नहीं हिंदू पीड़ित था और गांधी जी नोआखाली में थे, तो मुस्लिम अपीसमेंट कैसे हो गया? जो सबसे बड़ा साजिश करता था विनायक दामोदर सावरकर, वो ट्रायल से बच जाता है, छूट कैसे गए? ऐसा लगता है कि सावरकर को बचाने की एक पूरी कोशिश की गई। ये कौन कर रहा था अंदर से? गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है। गांधी तो मर गए 30 जनवरी 1948 को, विचार मरने वाले हैं। चे गुवेरा जो भारत आया, उससे पूछा गया कि आप लोगों ने बंदूक क्यों उठाई, तो उसने कहा कि क्योंकि हमारे पास गांधी है। तो गांधी ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया और ये अभागे गोडसे को हीरो बता रहे हैं। जानने समझने के लिए क्या लिटरेचर जरूरी है? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को कम से कम गांधी की आत्मकथा तो पढ़नी ही चाहिए। कैसे समझ सकते हैं गांधी है क्या? तो गांधी की दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सत्य और अहिंसा। 30 जनवरी 1948 इस दिन महात्मा गांधी की हत्या होती है और इस कारण से हर साल 30 जनवरी का दिन गहरे अवसाद का, बल्कि राष्ट्रीय अवसाद का दिन होना चाहिए। एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि आज़ाद होने के चंद महीनों के भीतर ही आज़ादी का सबसे बड़ा नायक मार दिया जाता है इसी धरती पर, इसी भारत भू पर। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चल रहा देखा है और आप लोगों ने भी महसूस किया ही होगा कि जो राष्ट्रीय अवसाद का दिन होना चाहिए 30 जनवरी, वो राष्ट्रीय वीरता के दिन में बदलता जा रहा है। और महात्मा गांधी जिन्हें याद किया जाना चाहिए, उनके जगह याद किया जाता है नाथूराम गोडसे को। तो क्या ये प्रायोजित याद है, प्रायोजित स्मरण है जो नाथूराम गोडसे को किया जा रहा है? समय समय पर अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग, उग्र हिंदुत्ववादी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग नाथूराम गोडसे को महान वीर, धर्म रक्षक, देश रक्षक बताते हुए पूछते हैं। कहीं कहीं पर तो मंदिर का संदर्भ भी मिलता है। तो राष्ट्रीय अवसाद दिवस की जगह राष्ट्रीय वीरता दिवस हम क्यों मनाने लगे? गांधी जिन्होंने एक देश के रूप में, मुझे लगता है, हमें पैदा किया, बल्कि इस हिंदुस्तान को जिसे हम जैसा जानते हैं, उसमें गांधी की भूमिका अद्वितीय थी। लेकिन उन्हीं गांधी के ऊपर चौतरफा हमले अब भी हो रहे हैं, उनकी शहादत के इतने सालों बाद भी। इसकी वजह क्या है? इन सब सवालों पर बातचीत करेंगे और बातचीत इस पर भी करेंगे कि नाथूराम गोडसे दरअसल क्या वही हत्यारा था, या उसकी पीछे एक पूरी सोच थी जो गांधी की हत्या में लगी हुई थी। 1934 के बाद लगातार गांधी पर हमले हो रहे हैं। सावरकर की क्या भूमिका थी? अगर भूमिका थी तो सावरकर बच कैसे जाते हैं? इन सब सवालों पर बातचीत करेंगे द थर्ड आई के शो में। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया नीरज आपका। तो सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय अवसाद का दिन जो होना चाहिए 30 जनवरी, वो पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय वीरता का दिन जैसा दिखने लगता है। नाथूराम गोडसे बहुत ट्रेंड करते हैं, कई लोग उन्हें धर्म रक्षक, कई राष्ट्र रक्षक, कई ह्यूमैनिटी रक्षक तक बता देते हैं, क्योंकि वो गांधी की हत्या करता है। जबकि सच्चाई ये है कि आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था। तो गोडसे को इतना सम्मान कैसे मिलने लगा? जाहिर है गोडसे को सम्मानित करना एक परियोजना का हिस्सा है। न सिर्फ गोडसे को ऐसे सम्मानित किया जाता है, फिल्में बन रही हैं, नाटक बन रहे हैं, जिसमें ये कोशिश की जा रही बताने की कि गांधी बहुत बड़ा देश के लिए खतरा थे और एक नौजवान जो दरअसल 38 साल का था उस समय, उसने मार के बहुत बड़ा काम किया और वो सच्चा देशभक्त था। पर वो किस देश का देशभक्त था? मतलब मुझे लगता है कि वो जिसकी आराधना कर रहे हैं वो एक अलग देश है, वो हमारा देश नहीं है, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा कि उनके नेतृत्व में एक ऐसा देश बना जो बिल्कुल नवीन है,
जिसने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व को अपना आधार बनाया। आधार वक्तव्य है एक ऐसा देश जिसमें सबको बराबरी का अधिकार होगा, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर रहेंगे। ये गांधी के सपनों का देश है। और गोडसे जिस सपने के लिए हथियार उठाता है वो एक अलग देश का सपना है, जिसमें पेशवाशाही होगी। मतलब मैं तो साफ कहता हूं कि गांधी की बलि जिन्होंने ली है, दरअसल वो ब्राह्मणशाही ने उनकी हत्या की है। क्योंकि ये पूना के जो खास तौर पर चित्पावन ब्राह्मण थे, जो 48 से नहीं नाराज थे, आपने जिक्र किया 1934 में, तो 34 में गांधी जी क्या कर रहे थे? पूना पैक्ट नहीं, वो तो 32 में हुआ। 34 में गांधी जी हरिजन उद्धार आंदोलन चला रहे थे, कांग्रेस से मुक्त हो गए थे और शूद्रों के मंदिर प्रवेश के लिए पूरा अभियान चला रहे थे। उन पर पहला हमला कहाँ हुआ? पूना में हुआ। वहां की म्युनिसिपैलिटी ने उनके स्वागत के लिए एक समारोह आयोजित किया था और वो जब वहां पहुंचे तो उनकी गाड़ी थोड़ा पीछे रह गई। जो आगे गाड़ी थी उसमें ऐलान हो गया कि गांधी आ गए और उस पर बम फेंक दिया गया। वो बम फेंकने वाले भी यही लोग थे जो बाद में गांधी की हत्या के पूरे उस पूरे साजिश में शामिल। तो 1934 में क्या था कि गांधी जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित पेशवाशाही थी उसको नष्ट करने की ओर बढ़ रहे थे। वो उस पूना में शूद्रों के अधिकार की बात कर रहे थे, जहां पर पेशवाओं के समय शूद्र गले में हंडिया और कमर पे झाड़ू बांध कर निकलने के लिए मजबूर थे, जहां पर ज्योतिबा फुले आंदोलन कर रहे थे इन्हीं सब सवालों पर। और गांधी जी एक हिंदू, सनातनी हिंदू खुद को कहते हुए उसके विरोध में एक नए समाज का आह्वान कर रहे थे। और उन पर 1934 में हमला इसीलिए किया गया था कि वो इस तरह की जो गैर बराबरी की बात थी, जो अस्पृश्यता की बात थी, उन सबके विरुद्ध खड़े हो रहे थे। तो वो लोग जिन्हें ये लगता था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो उन्होंने तो मराठों से ही देश छीना है, तो एक बार फिर पेशवाशाही हो जाएगी। और ये संयोग नहीं कि गांधी की हत्या में शामिल जो मूल षड्यंत्रकारी थे वो सभी लगभग वहीं के चित्पावन ब्राह्मण थे। तो ये ब्राह्मणशाही की क्रूरता के शिकार हुए हैं गांधी जी। तो 1934 से लेकर और यहां तक वो सिलसिला चलता रहा। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसलिए ये दो तरह के देशों की परिकल्पना की लड़ाई है जी। और गोडसे और वो विचार जिसने, अब सोचिए, गोडसे को पिस्तौल चलानी आती थी, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उसने किसी अंग्रेज पर एक कंकड़ भी फेंक कर नहीं मारा। जो अपने को राष्ट्रवादी बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हिंदुओं के वो हृदय सम्राट हैं, रक्षक हैं, तो हिंदुस्तान की रक्षा में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अंग्रेजों के खिलाफ, चलिए गांधी अहिंसक थे, आपको लगता है कि गांधी का अहिंसा का रास्ता ठीक नहीं था, तो आप भगत सिंह के रास्ते पे जाते, आप सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर जाते। आप तो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, आप अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने के लिए कैंप लगवा रहे थे, सावरकर महोदय, आरएसएस के लोग। और ये सारे लोग कल्पना कर रहे थे, इन लोगों ने एक हिंदू मिलिट्री मिलिशिया बनाने की कल्पना की थी, हिंदू राष्ट्र दल बनाया था बाकायदा। अलवर में, भरतपुर में, कई जगह बाकायदा ट्रेनिंग कैंप चलाए गए थे, जहां पर यह पूरी तैयारी थी कि अंग्रेज जैसे जाएंगे हम लोग कब्जा कर लेंगे। इस तरह की बातें थी। तो ये कोई, मतलब ये दो कल्पनाएं हैं, अलग अलग कल्पनाएं हैं। नाथूराम गोडसे और उनका देश एक अलग कल्पना पर है। चूंकि आज वैसे ही देश बनाने की कोशिश हो रही है जहां पर मुसलमानों के लिए जगह ना हो, जहां दलित अपनी औकात में रहें, एक फिर से ब्राह्मणवादी पुनरुत्थानवाद हम हर तरफ देख रहे हैं, ऐसे ही कथाएं हर तरफ बांची जा रही हैं। तो इसलिए आजकल गोडसे का समर्थन, वीरता दिवस ज्यादा मनाया जा शहादत दिवस नहीं। अच्छा, आपने जो जवाब दिया ना, उससे एक सवाल उभरता है। आपने कहा कि दो देशों की लड़ाई थी, एक देश तो हिंदुस्तान जिसमें हम फिलहाल रह रहे हैं, और दूसरा वो जो बन नहीं पाया, जो सावरकर के सपनों का रहा होगा, गोडसे के सपनों का रहा होगा। आपने कहा क्योंकि शूद्रों की बराबरी और ब्राह्मणवाद पर हमला कर रहे थे गांधी, इसलिए उनके ऊपर हमला होता है। एक सवाल यह है पंकज जी कि ब्राह्मणवाद पर सबसे कठोर हमला तो बाबा साहेब अम्बेडकर कर रहे थे, गांधी पर हमले क्यों? नहीं, इसलिए कि गांधी जिस तरह से पूरे देश को अपने साथ ले जा रहे थे, स्वीकार्यता थी। और अंबेडकर से उन्हें उतनी दिक्कत इसलिए नहीं थी कि अंबेडकर की स्वीकृति
उतने बड़े समाज में तब नहीं थी, पर गांधी की थी। यहां तक कि दलित भी उनके साथ थे, बाकी सभी लोग साथ थे। और सबसे बड़ी बात, वो अंग्रेजों के खिलाफ एक विराट युद्ध में पूरे देश को खड़ा कर दिया था उन्होंने। जबकि इनके जो नेता थे सावरकर, वो अंग्रेजों से पेंशन लेकर, माफी मांगकर जेल से निकले थे, और वो हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं इसका प्रचार कर रहे थे, जैसा कि अंग्रेज चाहते थे। देखिए, अंबेडकर ने भी इस पे कहा है, जब आप ये कहते हैं कि दो राष्ट्र हैं, सावरकर ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, ये उन्होंने 1937 में अहमदाबाद अधिवेशन में हिंदू महासभा के ऐलान किया था, और जिन्ना इससे बड़े प्रसन्न थे। पाकिस्तान की अवधारणा तो 1940 में आई, उसका प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने पास किया। उसके पहले तो अंबेडकर ने यह कहा कि भाई आप फिर भारत विभाजन का विरोध कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। तो अगर दो राष्ट्र हैं और उन्हें सांस्कृतिक रूप से वो अलग हैं पूरी तरीके से, तो फिर उन्हें अलग देश तो उसकी स्वाभाविक परिणति है। तो आप कैसे भारत विभाजन, ये तो आपके विचारों की जीत आपके विचारों की ही वो अभिव्यक्ति है। और ये लोग कहीं से भारत की एकता की बात इनके उसमें नहीं थी। जितनी रियासतें थी वो अलग हो जाए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। त्रावणकोर की रियासत, उसने आजादी का ऐलान किया, पाकिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया, जिसका जिन्ना ने खूब स्वागत किया। तो महोदय विनायक दामोदर सावरकर ने तार भेजकर उसको बधाई दी। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता के नाम पर तो गांधी जी की हत्या होती है, क्योंकि हत्या करने वालों का मानना यही था कि गांधी जो हैं वो मुस्लिम हितैषी हैं और हिंदू विरोधी, इसलिए गांधी की हत्या होती है। लेकिन जो जातिगत भेदभाव है जिसके खिलाफ गांधी लड़ भी रहे थे, वो भी प्रक्रिया का हिस्सा है, वो भी कारण है। सांप्रदायिकता ही मूल कारण है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, अगर ऐसा होता तो फिर जिन्ना को मारते या किसी और पे हमला करते। वो गांधी पे हमला कर रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। दरअसल गांधी ने जो देश बनाया उसमें सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? भाई, जो लोग पहले के विशेषाधिकार वर्ग के लोग थे, चाहे पुरोहित वर्ग रहे हों या जो रियासतदार लोग रहे हों, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उनका तो बल्कि अधिकार खत्म हुआ जी। वैसा देश जो बना जिसमें दलितों, पिछड़ों, स्त्रियों की मुक्ति के द्वार खुले, यह सबसे बड़ा संकट था इनके लिए। तो गांधी जो कर रहे थे वो सीधे सीधे विरोध नहीं कर रहे थे कि जाति, जैसे अंबेडकर का कहना था जाति को नष्ट करो। गांधी जी जानते थे कि ऐसा कहने से स्वीकार्यता नहीं होगी, तो उन्होंने अस्पृश्यता का एक बड़ा मुद्दा बनाया, मंदिर प्रवेश का मुद्दा बनाया, और अंत में यहां तक कहा कि मैं उसी विवाह में जाऊंगा जिसमें एक पक्ष हरिजन होगा। तो वो जो वर्ण व्यवस्था के आधार थे उन पर चोट कर रहे थे। तो गांधी और अंबेडकर अंत में एक ही जगह खड़े होते हैं, क्योंकि अंबेडकर भी जो उनकी जाति उच्छेद या जाति प्रथा का नाश, जो उनका मशहूर भाषण है, उसमें भी जाति को खत्म करने के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह को ही एक उपाय बताया, और गांधी भी वहीं पहुंच गए। बल्कि गांधी यहां कह रहे हैं कि एक पक्ष हरिजन होगा तभी वो जाएंगे, ये बात गांधी ने साफ कही। तो जो रक्त की शुद्धता पर आधारित ये पवित्र जाति व्यवस्था थी, उसको तो गांधी अपने तरीके से उसको नष्ट कर ही रहे थे, और ये बात वो लोग समझ रहे थे, और इसीलिए गांधी उनके लिए बड़ा खतरा थे। सावरकर ने भी एक जमाने में मंदिर प्रवेश, ये सब बातें कही थी, लेकिन जब हिंदू महासभा आगे बढ़ी तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हम ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे कि सनातनियों को दिक्कत हो। आप ध्यान दीजिए, आज जो सनातन पे इतना वो बात होती है कि सनातन धर्म पे हमला, उस समय जितने सनातन नाम की संस्थाएं थी सब गांधी के खिलाफ इसलिए खड़ी थी कि वो मंदिर में दलितों के प्रवेश का आंदोलन चला रहे। तो ये सांप्रदायिकता से बड़ा मुद्दा ये था कि आप जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित एक पुराना समाज है जिस पर ये लोग गर्व करते थे, जो पेशवाशाही वाले लोग थे, जो ब्राह्मणवादी लोग थे, जिस पर गर्व करते थे, उस पर चोट पहुंच रही थी गांधी की वजह से। इसलिए वो ज्यादा नाराज थे और इसलिए गांधी की हत्या की गई। सन 34 में कोई पाकिस्तान विभाजन का मसला नहीं था। सन 34 में कोई 55 करोड़ का मामला नहीं था। सन 34 में कोई मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला नहीं था, जो गोडसे ने बाद में सब बताया। तो इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि ये पूरी जो लड़ाई थी वो दरअसल दो परिकल्पनाओं की लड़ाई थी। एक परिकल्पना वो है जिस पर भारत आगे बढ़ा, हम आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, जो समता पर आधारित है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और एक वो परिकल्पना थी
जिसका संविधान मनुस्मृति को होना था। खुद सावरकर ने कहा है कि मनुस्मृति हिंदू लॉ है। जी। तो दरअसल गांधी का जो जंतर है वही बताता है कि गांधी के विरोध में क्यों लोग थे, बिल्कुल। कि हाशिए पे मौजूद जो भी लोग हैं, चाहे अंतिम व्यक्ति जो अंतिम जंतर है, व्यक्ति, अंतिम जी, व्यक्ति, लैंगिक आधार पे औरतें, जातीय आधार पे अस्पृश्य, दलित या अछूते जिनको कहा जा रहा है, या धार्मिक आधार पे मुसलमान जिनके साथ अन्याय हो रहा है, गांधी उन सब की आवाज बन रहे हैं। और जो लोग कब्जा करना चाहते हैं, पैट्रियार्कल हैं या फिर कम्युनल हैं या फिर कास्टिस्ट हैं, उनको गांधी से उनको दिक्कत होना लाजिमी था। अन्याय करने की छूट नहीं दी इस नवीन देश ने जो गांधी ने बनाया, अधिकार नहीं, इससे नाराज। मतलब हमको दलित को हम गाली नहीं दे सकते, ये कौन सी बात है? हमारे स्त्री को बराबर हम में पीट- बैठेगा। स्त्री को हम पीट नहीं जी। सकते, मुसलमान को हम लिंच नहीं कर सकते। ये जिनके अंदर कुंठा है वो गोडसे को वीर बताते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। सर। 20 जनवरी 1948 एक प्रयास होता है, गोडसे के नेतृत्व में ही वो प्रयास होता है, फेल हो जाता है गोडसे। 30 जनवरी को वो पास हो जाता है और भारत का आइडिया फेल होता हुआ दिखता है गांधी की हत्या के साथ, बल्कि गांधी का ही आइडिया, क्योंकि जीवन भर हिंसा के खिलाफ वो लड़ते रहे और वो 3 हिंसक गोलियां उनकी जान ले लेती हैं। जब ट्रायल होता है तो गोडसे 3 तर्क देता है गांधी की हत्या के पीछे। हम लोग थोड़ा सा 20 जनवरी को पहले बात करें, मेरा ख्याल जी। है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा हो कि इतने बड़े व्यक्ति को मारने का प्रयास असफल हुआ हो। मदन लाल पाहवा जिसने 20 जनवरी को बिरला हाउस में वो बम धमाका किया था, उस दिन बडगे को गोली मारनी थी। ये तय था जी। कि वो बम धमाका करेगा और अफरा तफरी मचेगी। उसके बीच में जो बडगे है वो विष्णु दिगंबर जी। बडगे, वो गोली मारेगा और ये लोग वहाँ पर अफरा तफरी का फायदा उठाएंगे। लेकिन बडगे को लग गया कि ये लोग हमें फंसाना चाहते हैं, गोडसे और उनके साथ जो करकरे था या आप्टे था, ये सारे लोग फंसाना चाहते हैं। तो ये जो दरअसल बाद में अप्रूवर बना, ये बडगे, ये अप्रूवर बना और इसी के पूरे वायदा माफ गवाह था, इस पर ही सारा केस चला। तो 20 जनवरी को जो हुआ उसके बाद 30 जनवरी को फिर वहीं पर होना, ये बताता है कि कितनी बड़ी असफलता थी। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि एक इतने बड़े व्यक्ति को, जो राष्ट्राध्यक्ष से भी ऊपर हम उसके मानते हैं, 20 जनवरी को सब खुल गया। उसने नाम भी बता दिए मदन लाल पाहवा ने जी। कि कौन कौन है, क्या षड्यंत्र हुआ, पता भी चल गया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुरक्षा नहीं हुई इस तरह से कि 30 को फिर हो जाए। इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है? तो कहीं ना कहीं मेरा यह कहना है कि प्रशासन में, पुलिस में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग थे जिन्होंने 20 जनवरी की उस घटना को एक तरह से अपनी असफलता माना। क्या? क्योंकि उसे रोक सकते थे। ऐसे पुलिस अधिकारी थे जिन्हें पता चल गया था, नाम पता चल गया था, पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों हुआ? ठीक से जांच क्यों नहीं की गई? तो ये एक बड़ा सवाल था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमारे देश में खूब चलती हैं, मजा भी आता है। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो आपके यहाँ से ही निकल रहा है इस जवाब से। कई लोग कहते हैं कि शायद जवाहर के रास्ते में गांधी रोड़ा बन सकते थे। भाई जवाहर तो प्रधानमंत्री थे ना साहब। नहीं, जवाहर का कोई रास्ता ही नहीं था, बल्कि ये सोचना भी अपराध है। सरदार पटेल पे सवाल उठे। सरदार पटेल चूंकि गृह मंत्री थे जी। तो जयप्रकाश नारायण ने खुल के सवाल उठाया कि आपकी असफलता है। उन्होंने इस्तीफा भी अपना दे दिया, लेकिन नेहरू ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि दरअसल गांधी के साथ ये थे कि हमारी आप सुरक्षा में, हमें ईश्वर मारना चाहेगा तो मारेगा, और जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा हमें कोई नहीं मार सकता। तो खुलकर उस तरह से सुरक्षा के खिलाफ खुद गांधी थे। लेकिन बाहर पूरी सुरक्षा का घेरा बनाना, उसमें तो बड़ी चूक हुई। और जैसा कि बाद में दरअसल ये जब कपूर कमीशन आया, हम लोग अभी उस पर बात करेंगे, अभी आप जो बोल रहे थे 30 जनवरी को, उस पर बात। चलिए, तो 30 जनवरी का मतलब 30 जनवरी को सफल हो जाता है गोडसे, गांधी की हत्या हो जाती है। गोडसे 3 कारण बताता है मुख्य। एक तो गांधी जो है भाई वो मुस्लिम हित का काम कर रहे थे, मुस्लिम इंटरेस्ट उनके लिए प्रायोरिटी पे था और हिंदुओं का विरोध कर रहे थे। दूसरी बात, भारत का जो विभाजन हुआ गांधी ने करवाया, बुढ़े ने देश बंटवा दिया। चलता है ना, बड़ी माफी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके का फ्रेज व्हाट्सएप पे चल रहा है। उस वक्त गोडसे के दिमाग में भी यही चीज रही होगी जो उसने अदालत में बोली। तीसरी बात, 55 करोड़ दे दिए, तो जेब से देना था गांधी को, क्यों दे दिए भाई? ये 3 बातें बोली। तो सबसे पहले तो ये 55 करोड़ की हकीकत बताइए, क्योंकि ये बहुत चलता है व्हाट्सएप पे।
दरअसल है क्या कि पूरा नाथूराम गोडसे तो देखिए वो मैट्रिक पास भी नहीं था। जो उसका पूरा बयान है अदालत में, जिसको किताबें छाप कर बांटा जाता है, नाटक होते हैं, फिल्में बनती हैं, वो दरअसल सावरकर का लिखा गया था। वो सावरकर ने सारा उसको डिज़ाइन किया है, जो खुद भी आरोपी थे इसमें और जी। उन पर भी मुकदमा चला था। वो कैसे छूटे उस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जो पूरा बयान है उसमें इन चीज़ों पर इसलिए रखा गया इस तरह से कि ताकि जनता के बीच ये जाए कि भाई इन चीज़ों से कोई भी उद्वेलित हो सकता था और वो क्षणिक गुस्सा था। लेकिन जैसा हमने कहा कि 1934 से हमला हो रहा था, तो ये गलत है। उसके बाद पंचगनी में जी। चाकू लेके खुद नाथूराम गोडसे मारने दौड़ा था। वर्धा में कई जगह हमले हुए। जी। 5 हमले, यानी 20 जनवरी वाला जोड़ लें तो 5 हमले गांधी पर उसके पहले हो चुके थे 1934 से, जिसमें चलते हुए कई में लगातार। ये लोग गोडसे और आप्टे ये सब जी। शामिल थे, जिन्हें बाद में फांसी हुई इस मामले जी। में। तो आइए पहले 55 करोड़ की आपने जी। सवाल पूछा है। 55 करोड़ का मामला क्या है? दरअसल जब भारत विभाजन हुआ तो ये हुआ कि भाई पाकिस्तान को उसका अधिकार दे दिया जाए। वैसे ही जैसे 2 भाई अलग होते हैं तो घर के फर्नीचर और बर्तन सब कुछ बंटते हैं, जी। तो यहाँ पर भी बाकायदा कमेटियां बैठी और कुर्सी मेज तक का बंटवारा हुआ। उस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, ये था कि वो एक निश्चित समय तक, मेरा ख्याल है अक्टूबर तक, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों देशों के लिए काम करेगा और उसमें जो पैसा है उसको बांटा जाए। तो उसमें 400 करोड़ थे, 75 करोड़ ये तय हुआ कि वो पाकिस्तान को जाएंगे और बाकी भारत का है। जैसे ही देश का बंटवारा हो 20 करोड़ उन्हें दे भी दिया गया, बचे थे 55 करोड़। इस बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर में कार्रवाई शुरू की। जी। तो ये हुआ कि ऐसे में जब युद्ध जैसी स्थिति है, वहां पर पूरा हमला हो रहा है, तो हम क्यों इनको पैसा दें। तो 7 जनवरी को यह तय हुआ कि हम पैसा नहीं देंगे। कैबिनेट ने भारत सरकार के फैसला किया, इसको पाकिस्तान ने मुद्दा बनाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई ये तो एक नए देश की साख का सवाल है, अगर आप नहीं देते हैं तो फिर इससे तो आपकी साख चली जाएगी और फैसला जो है ये होगा कि आपके साथ समझौता कौन करेगा, कोई भी करार करेगा आप मुकर जाओगे। गांधी जो अनशन कर रहे थे उसमें 55 करोड़ का कहीं कोई जिक्र नहीं था। लेकिन 7 की आपने बात की ना, 7 को कैबिनेट का फैसला होगा 7 कि को भाई कैबिनेट का फैसला होगा, नहीं इससे देंगे। गांधी का कोई लेना देना नहीं है। फिर 12 को अनशन शुरू कर 12 को अनशन शुरू हुआ कि जो दिल्ली में खून खराबा हो रहा था, जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उस पर रोक लगाई जाए। गांधी जी उसके लिए बैठे और उन्होंने साफ, मतलब कोई उसमें छिपी बात नहीं थी, उन्होंने कहा कि जब तक सब लोग ये लिख कर नहीं देंगे कि हम ये खून खराबा बंद करेंगे, सब लोग मतलब सब लोग, आरएसएस के भी लोग, सब लोग लिख कर दें, तब हम ये अपना अनशन तोड़ेंगे। उसमें 55 करोड़ रुपए की कहीं बात नहीं थी गांधी के उस अनशन में। जाहिर है गांधी की ये राय रही होगी कि भाई वादा किया है तो दो, लेकिन अनशन का उससे कोई लेना देना नहीं था। माउंटबेटन ने इस सवाल को पटेल से भी कहा, गांधी से भी कहा, नेहरू से भी कहा, सबसे कहा, और जब लगा कि ये वाकई भारत की साख का सवाल है तो 15 जनवरी को कैबिनेट ने ये कहा कि हम पैसा रिलीज कर देंगे। उस कैबिनेट में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, गांधी तो थे नहीं मंत्रिमंडल में, और ना गांधी ने उस 55 करोड़ रुपए रिलीज होने के बाद अनशन खत्म कर दिया। अनशन तो उनका चलता रहा जी। तो जो लोग अनशन और 55 करोड़ को जोड़ते हैं वो दरअसल एक झूठ के शिकार हैं। हो सकता है अनजाने में हो, लेकिन वो एक झूठ प्रचारित कर रहे हैं। गांधी जी के उस अनशन का 55 करोड़ रुपए से जो पाकिस्तान को दिए जाने थे, जिसपे पाकिस्तान का हक था, कोई रिश्ता नहीं था। और इसीलिए जब 15 तारीख को ऐलान हो गया कि पैसे दिए जाएंगे, उसके बावजूद अनशन समाप्त नहीं हुआ। अनशन चलता रहा, मेरा ख्याल है 18 जनवरी को वो खत्म हुआ, जब सबने ये लिख के दे दिया। और गांधी जी की स्थिति उसमें बड़ी खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा वो बीमार हुए, और 20 जनवरी को तो फिर हमला ही हुआ, मदन लाल पहवा आप जानते हैं। तो 55 करोड़ रुपए की पूरी बात एक झूठ है जिसका कोई लेना देना तो आपने कहा कि 55 करोड़ को जो गांधी के अनशन से जोड़ते हैं वो झूठ के शिकार हैं। दरअसल इस झूठ का जो स्रोत है वो नाथूराम गोडसे का वो बयान बनता है, जिसकी स्क्रिप्टिंग आपके हिसाब से सावरकर ने की। चलिए दूसरी बात करते हैं और फिर सावरकर की भूमिका पे भी हम लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी पे एक आरोप लगता है कि मुस्लिमों का अपीजमेंट करते थे और मुस्लिमों के हितों का ध्यान रखते थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मैं जरूर करूंगा कि सबसे ज्यादा जो प्रचलित चीज है कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन तो गया था,
तो हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों रहते? ये तो इस विभाजन के टर्म को स्वीकार करने के पीछे क्या उद्देश्य था? नहीं, यही देखिए, भारत ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया, जो भारत का उस समय का तत्कालीन नेतृत्व था, कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते हैं। बल्कि हमारे तमाम नेता, चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान रहे हों, चाहे मौलाना आज़ाद रहे हों, ये सब उतने ही राष्ट्रवादी थे। ये आज़ाद हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे, एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहेंगे। गांधी हिंदू धर्म की उस उपनिषदों से चली आ रही धारा के प्रतिनिधि हैं, जो कहता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये हिंदू है, मुसलमान है, ये भाई अपना है, ये नहीं है, ऐसी गणना करने वाले नीच प्रकृति के लोग होते हैं। जो उदार चरित्र के लोग हैं, उनके लिए पूरी दुनिया ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही एक परिवार है। तो गांधी हिंदू धर्म के इस दर्शन के साथ खड़े थे। और जो लोग नफरत कि भाई वो मुसलमान क्यों, क्योंकि वो अल्लाह को मानते हैं, वो हमारी तरह नहीं है, वो नमाज पढ़ते हैं, पूजा नहीं करते, तो अलग हो गए। तो ये तो धर्म की बड़ी सतही समझ है। गांधी जी अपने हर प्रार्थना सभा में कहते थे, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान। उनके लिए अल्लाह और ईश्वर में फर्क नहीं था। वो हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं कर रहे थे। वो अगर कोई पीड़ित मुसलमान है तो उसके साथ खड़े थे, जो हिंदू है उसके साथ भी खड़े थे। अच्छा, आप ये बताइए कि नोआखाली में तो वो गए थे हिंदुओं को बचाने। नोआखाली में जब डायरेक्ट एक्शन के बाद पूरे कलकत्ता में और आसपास जबरदस्त बंगाल में हिंसा हुई, तो नोआखाली में वो बंदा अकेला, जिसके रास्ते पे कांच तोड़ के फेंके गए, मानव मल फेंका गया, और वो अकेला वहां पर शांति बहाली करने और ये कहने कि हिंदू और मुसलमान मिल के रहें, हिंदुओं के पुनर्वास के लिए गया था। और जो लोग ये बात कह रहे हैं, जो सावरकर और उनकी टोली थी, वो तो लोग नहीं गए, आरएसएस के लोग तो नहीं गए वहां हिंदुओं को बचाने। नोआखाली में मुसलमान नहीं, हिंदू पीड़ित था, और गांधी जी नोआखाली में थे। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तो आदमी कलकत्ता में अनशन कर रहा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद ना हो, वहां हिंदू बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किए गए थे, बंगाल में, पूर्वी बंगाल में खास तौर पे। तो वहां पर थे गांधी। तो मुस्लिम अपीसमेंट कैसे हो गया? वो ये कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहे। इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं किया गांधी ने या भारत के नेतृत्व ने कि ये साथ नहीं रह सकते। तो जो विभाजन की बात है, गांधी विभाजन के लिए कैसे जिम्मेदार है? गांधी तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था मेरी लाश पर विभाजन होगा। और एक ऐसी स्थिति आई कि माउंटबेटन ने ये कहा कि भाई अब जो परिस्थिति है उसमें यही है कि आप अपना एक हिस्सा लेके अलग हो जाइए, इनको अलग होने दीजिए, आप साथ नहीं रह सकते। और सरदार पटेल ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मैं कभी नहीं मानूंगा कि भारत का विभाजन गलत हुआ। उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। हमने एक छोटे से हिस्से को अलग जाने दिया और हमने अपने एक बड़े हिस्से को रखा है अपने साथ, और उसको अपने हिसाब से हम बनाएंगे। आप कल्पना करिए अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो क्या होता। एक योजना यह भी थी कि देश में 3 अलग अलग राज्य हों जो एक ढीले ढाले केंद्र से संचालित हों। आप समझ, एक बाल्कनाइजेशन हो जाता, तमाम रियासतें अलग हो जाती। और जैसे हुई त्रावणकोर का, आपने त्रावणकोर के राजा ने आजादी का ऐलान कर दिया, अपना दूत भेज दिया, और सावरकर बधाई दे, सावरकर बधाई दे, आपने बताया जो। तो वो कहीं से एकता की बात नहीं थी विभाजन के। और इन लोगों ने, जो लोग कह रहे थे कि गांधी विभाजन के जिम्मेदार है, तो गांधी का साथ क्यों नहीं दिया? गांधी का साथ देना चाहिए था इन्हें। जब गांधी कह रहे हैं कि विभाजन होगा मेरी लाश पर, तो आपको गांधी का साथ देना चाहिए। पर ये लोग तो कहीं गांधी के साथ देते नहीं नजर आए। और अंत में जब पटेल भी तैयार हो गए, जब नेहरू भी तैयार हो गए, तो गांधी ने कहा जब सब लोग, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है, तो ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। समर्थन नहीं कहा मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। हालांकि उनकी कोशिश ये थी कि 30 जनवरी के बाद वो कराची जाना चाहते थे। उनकी कोशिश ये थी कि हम पाकिस्तान जाएंगे और फिर से लोगों को खड़ा करेंगे और इस विभाजन को बेमानी बना देंगे, पीपल्स पावर, जनता को साथ लेकर। और उनको लगता था ऐसा संभव है। तो जो लोग, दरअसल देखिए, जो लोग विभाजन के खिलाफ होंगे वो चाहेंगे कि हिंदू और मुसलमान का भेद खत्म हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भेद भी खत्म हो। विभाजन तभी
वो होगा ना। अगर आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन गलत हुआ तो आप पहला काम करें कि विभाजन का जो आधार है उसको कमजोर करेंगे, और जी। वो आधार है हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत। वो नफरत खत्म हो जाएगी तो विभाजन बेमानी हो जाएगा। और जैसा डॉक्टर लोहिया का विचार था कि भारत पाक महासंघ बने, हम्म, जैसे यूरोपीय यूनियन एक तरह से जी। अब साथ में आ गया है, उनकी मुद्रा एक है, उनके यहाँ पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती, तो क्या आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है वो बेमानी हो जाए और इस तरह से लोग आवाजाही शुरू हो? ऐसा तो नहीं है। हम्म, हम तो यहाँ नफरत की राजनीति को पनपते हुए देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं वो भारत विभाजन का विरोध कैसे करते हैं? जैसे डॉक्टर अम्बेडकर वाली बात कि आप अगर हिंदू और मुसलमान को 2 राष्ट्र मानते हैं तो फिर आप अलग देश हो से गया, आपको इस दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? वो तो उसकी अनिवार्य परिणति है। जी। तो दरअसल गांधी की जो पूरी कोशिश थी, वो कोशिश इस बंटवारे को ना मानने की थी और इसको बेमानी कर देने की एक थी। बड़ी रेखा खींच दो जी। ताकि ये बेमानी हो जाए। जी। जनता को खड़ा करो ताकि सत्ता के जो प्रश्न हैं वो छोटे पड़ जाए। लेकिन उनके खिलाफ जो चीजें परोसी गई, शायद जिसके कारण 38 साल का नौजवान जो है वो 3 गोलियां उतार देता है। अब बार-बार बात कर रहे हैं कि स्क्रिप्टिंग जो थी पूरी, कथानक जो लिखा था वो सावरकर ने लिखा था, जी। विनायक दामोदर सावरकर ट्रायल का हिस्सा भी रहे, लेकिन छूट गए। ट्रायल में कोई कुछ खास एविडेंसेस उनके खिलाफ नहीं मिलते हैं, वो छूट जाते हैं। बाद में कपूर कमीशन कहता है कि सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा करके देखें तो इनकी भूमिका दिखती है इस साजिश में। नहीं दिखती नहीं है। वो ये कहते हैं कि इसके अलावा कोई नतीजा और निकाला ही नहीं जा सकता कि सावरकर का सब किया धारा है। जी, छूट कैसे गए सावरकर? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस बडगे की वायदा माफी गवाह जो जी। था, जो अप्रूवर बना, उसने सारा केस बताया और उसको इसी आधार पर यह था कि अगर कन्विक्शन हो जाएगा तो तुम छोड़ दिए जाओगे, और वो छूटा भी, क्योंकि आप्टे और जी। इनको फांसी लगी। गोडसे। गोपाल गोडसे जो उसका भाई था नाथूराम को, उनको आजीवन कारावास हुआ। हम्म, तो इसमें पूरा जो ये सावरकर का मसला था, उसने बताया कि सावरकर सदन गए थे ये लोग, उन्होंने कहा था कि यशस्वी हो, सारा कुछ बताया। लेकिन ऐसा लगता है कि सावरकर को बचाने की एक पूरी कोशिश की गई। वहां पर कहा गया कि नहीं, वो एक कोई कॉर्पोरेटिव एविडेंस और चाहिए जो इसको प्रूव करे, जी। है ना। बाकी के लिए तो नहीं कहा गया इस तरह। कौन बचा रहा था तो सावरकर को? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तो प्रशासन में, यहाँ तक कि जुडिशरी में भी, यहाँ पे 2 पुलिस में सवाल आ भी- गए पंकज जी, सॉरी मैं आपको रोकते हुए। 20 जनवरी 1948 को गांधी पर हमला होता है, वो हमला नाकाम होता है। 30 जनवरी 1948 को वही लोग उसी अपने जगह। मोटिव में उसी जगह कामयाब हो जाते हैं। हाँ। पहली बात ये, वहां पर एक नाकामी होती है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा साजिश करता था विनायक दामोदर सावरकर, वो ट्रायल से बच जाता है। उसके लिए खास शर्त लगा दी जाती है, जैसा कि आपने कहा कि कोरोबोरेटिव एक एविडेंस और चाहिए। क्यों चाहिए? तो ये कौन कर रहा था अंदर से? देखिए, सावरकर एक बड़ा नाम थे, और ये सही है कि जेल जाने के पहले, यानी अंडमान जाने के पहले, उनका एक बड़ी भूमिका उनकी मानी जाती है। एक क्रांतिकारी स्वरूप था उनका। बाद में भी मुझे लगता है कि जो हिंदू महासभा और आरएसएस था, कांग्रेस तो आंदोलन में लगी थी, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये लोग प्रशासन में और शासन में पूरा अंग्रेजों के जरिए अंदर घुस गए थे। और ये नेहरू ने भी बाद में लिखा है पटेल को कि बड़े पैमाने पर ये लोग आ गए हैं। उसकी वजह से कई जगह ऐसा लगता है कि पुलिस के अधिकारी को पता है लेकिन वो तेजी से कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये कैसे शुरू हुआ? ये जो दोबारा जीवी केतकर, मेरा ख्याल अगर मैं बाल गंगाधर तिलक के पोते, 11 नवंबर 1964 को एक पूना में, सोचिए, गोपाल गोडसे जब छूट के आया तो उसके स्वागत में समारोह हुआ। और पूना, मैं बार बार कहता हूं, पूना पे हमें ध्यान देना चाहिए। पूना पेशवाओं की राजधानी है, और ये चित पावन ब्राह्मण जो ये चाहते थे कि भारत का संविधान मनुस्मृति पे आधारित हो, जिन्होंने इस संविधान को मानने से इनकार कर दिया था, आरएसएस ने खुल के इनकार किया था, बाकायदा अपने मुखपत्र में लिखा था कि संविधान को हम नहीं मानते, इसमें तो मनुस्मृति नहीं है। ऑर्गेनाइजर में वहां पर स्वागत होता है गोपाल गोडसे को, और वहां जीवी केतकर कहते हैं कि हमें तो 6 महीने पहले से पता था, और ये जानकारी बीजी खेर को दे दी गई थी, जो मुख्यमंत्री हैं, एक कांग्रेस नेता के जरिए, और मुरारजी देसाई को भी
ये जानकारी, जो गृह मंत्री थे उस समय। हम्म, और लेकिन नहीं कार्रवाई की गई। और ये एक रहस्य है कि शायद उस समय जो देश का हाल था, ये चाहा गया होगा, कुछ लोगों ने शायद कोशिश की होगी कि बहुत ज्यादा बात ना बढ़े या जो भी रहा हो, क्योंकि ये लोग प्रशासन में और शासन में काफी अंदर तक घुस चुके थे। जो हिंदुत्ववादी संगठन थे। बिल्कुल, आरएसएस और ये लोग पूरा घुसे हुए थे, और अंग्रेजों ने उसको घुसाया था, पूरा प्रयास किया था। लेकिन जब ये बात आई 1964 में, तो फिर हड़कंप मच गया। ट्रायल में तो आप छूट गए कि भाई कोई दूसरा गवाह नहीं है जो प्रमाणित करे बडगे की बात को। तब जाके, उस समय तो लाल बहादुर शास्त्री थे मुख्यमंत्री, जी अरे प्रधानमंत्री, जी तो पूरे देश में हल्ला हो गया कि भाई ये तो, इसका मतलब है कि बहुत चीजें छिपी हैं। तो फिर से एक आयोग बने। तो पहले ये हुआ कि गोपाल स्वरूप पाठक, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व जज थे, वो फिर केंद्रीय मंत्री बन गए, तो उनकी अध्यक्षता में नहीं बना कमीशन। जी फिर जस्टिस जीवन लाल कपूर की अध्यक्षता में कमीशन का गठन हुआ, और उस कमीशन के गठन के बाद ही, कुछ समय बाद ही, सावरकर ने खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर चले गए। क्योंकि गांधी की हत्या के बाद सावरकर प्रासंगिक नहीं रह गए थे लगभग, मतलब किसी तरह बस बच गए थे, लेकिन कोई उनकी से सामाजिक जीवन में जैसे पहले थी, हिंदू महासभा राजनीतिक रूप से भंगी हो गया था, जी जनसंघ बन गया था, और सावरकर की कोई उनका नाम लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो स्थिति थी, तो अप्रासंगिक हो गए। जब कपूर कमीशन बना, तो फिर उन्हें लगा कि अब तो और भी जो रहा सहा है वो चला जाएगा, और उन्होंने एक तरह से खाना पीना त्याग कर मृत्यु का वर्ण कर लिया और उनकी मौत हो गई। लेकिन कपूर कमीशन ने फिर तमाम उन चीजों घटनाक्रमों को को, जोड़ा। और तमाम जिनको उस समय नहीं पूछा गया था, जैसे सावरकर के जो अपने अंगरक्षक थे जी। 2, उनकी गवाहियां ली, जो कोरोबोरेटिव एविडेंस की बात है, वो फिर साबित हुआ कि हाँ, ये लोग बार बार सावरकर सदन जाते थे, वहीं से निर्देश लेते थे। आप्टे और ये जो है माननीय गोडसे, और वहीं से सब लेकर, वहीं से सब जाकर वो करते थे सारा काम। और ये कई कई, मतलब देश में राइफल क्लब्स इन्होंने स्थापित की थी। और ये बात तो लाल बहादुर शास्त्री ने बताया था नेहरू जी को, जो उस समय यूपी में मंत्री थे, कि भरतपुर में और अलवर में ऐसे सैनिक प्रशिक्षण कैंप स्थापित किए हैं, जिसमें संयुक्त प्रांत से, यानी उस समय जो कहा जाता था यूपी, वहां से लोग गए हैं, और हिंसा की देश भर में बड़े पैमाने पे तैयारियां हो रही हैं कि कैसे हम, मतलब इस पे कब्जा करें। ये पूरी कोशिश थी। नेहरू ने ये सब ऑन रिकॉर्ड है, सब चीज लिखा है, पटेल को चिट्ठी लिखी है। और पूरा आरएसएस के बारे में तो यह है कि मिठाइयां बांटी। आप सोचिए, अलवर में दोपहर में पर्चा बढ़ गया था कि गांधी की हत्या हो गई है और इसका जश्न मनाया जाएगा। वो पर्चा अमृतसर में छपा था। तो गोडसे ने ये कोशिश की थी बताने की कि सिर्फ मैंने अपने उस पर किया है और इन कारणों से किया, बाकी किसी का लेना देना नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें उसमें साफ है कि एक लंबा षड्यंत्र है जो कई महीनों से चल रहा था। और पटेल ने खुद कहा है कि आरएसएस ने जिस तरह से देश में माहौल बनाया था, उसका ये परिणाम है। आरएसएस के लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, जो कहते हैं ना आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। और गोपाल गोडसे ने तो कहा है कि नाथूराम गोडसे ने कभी आरएसएस नहीं छोड़ी थी, जबकि आरएसएस तो कहता रहा कि भाई वो अपने को बचने के लिए कि हमसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि न जाने कितनी ऐसी, इन दोनों ने, आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने मिलकर एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया था, हिंदू राष्ट्र दल, और वो सारे लोग एक साथ ही थे। एक तरह से उनका ओपन एक मिलिशिया था, ये हिंदू मिलिशिया कह लीजिए, मिलिट्री एक तरह से उनकी थी, जिसको ये बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहते थे। सावरकर ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं। सच्चाई यह है कि सावरकर ने 15,000 रुपए दिए थे, तो अग्रणी अखबार नाथूराम गोडसे ने शुरू किया था, जिसका प्रकाशक था आप्टे और संपादक थे ये गोडसे। तो संबंध पुराने भी थे और 15, और उस अखबार के मुख पृष्ठ पे सावरकर का चेहरा छपता था, और उसमें सिर्फ गाली गलौज गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, इतनी घटिया भाषा। उसको लिखना ही नहीं आता था, यही सब लिखना आता था। मैंने कहा ना, वो मैट्रिक भी नहीं पास कर पाया था, लेकिन उसका जो बयान है वो शानदार है।
जो अदालत में है, तो जाहिर है वो सावरकर ने उसको किया था। स्क्रिप्टिंग की होगी। बाद में जब वो अखबार बंद हुआ तो फिर हिंदू राष्ट्र के नाम से अखबार निकला, और किस तरह से उसमें छपता था। एक कार्टून बड़ा प्रचारित है जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर एक गांधी के 10 सिर हैं 10 सिर। उस पे निशाना लगा रहे हैं, और उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं, पटेल भी हैं, नेहरू भी हैं, अंबेडकर भी हैं, सारे लोग हैं, और ये लोग उन पे निशाना लगा रहे हैं तीर से, मुखर्जी और सावरकर। तो ये राम है, ये रावण है। ये रावण है। तो गांधी को रावण के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। और कोई जरूरी नहीं कि जब आप समाज में किसी के खिलाफ जहर फैला दें जी। तो आपको कोई जरूरी नहीं कि आप खुद मारे, कोई भी पागल मार सकता है। इसीलिए जैसे आजकल राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से देश भर में माहौल बनाया जाता है, उसमें एक खतरा है और केवल राहुल कि गांधी आप कल कोई भी सिरफिरा कुछ कर दे, आप कह थोड़ी रहे उससे जाओ कहो, लेकिन माहौल बना देते हैं। इसीलिए सरदार पटेल ने जब आरएसएस पे प्रतिबंध लगा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हटाने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि भाई इन्हीं के बनाए माहौल की वजह से इतनी इन्होंने गालियां दी, इतना इन्होंने जहर फैलाया कि गांधी जी की हत्या मुमकिन हुई। जी। तो माहौल आप बनाते हैं। देश में लिंचिंग कोई कर देगा, लेकिन जो लोग माहौल बना रहे हैं वो असली अपराधी हैं। तो वर्तमान समय पर भी आएंगे, क्योंकि पिछला जो समय है, खासतौर पे गांधी की हत्या का पूरा समय और वो जो साजिश है, कुछ कुछ चीज़ें अब भी देखने को मिलती हैं। और राहुल गांधी आपने नाम लिया, मुझे लगता है तमाम विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं इस वक्त, उनको यही पेंट करने की कोशिश की जाती है, ये तो मुस्लिम परस्त पार्टीज हैं। जो बात नाथूराम गोडसे गांधी के बारे में कह रहा है, ये मुस्लिम परस्त है। लेकिन उस सवाल पे आने से पहले एक सवाल मेरा, और ये बड़ा निजी सवाल मान के चलिए, कि गांधी जो महानायक हैं स्वतंत्रता संग्राम के, इस नवीन भारत के जिसमें हम और आप बैठकर बातचीत कर पा रहे हैं, उसके नायक, क्या उनको न्याय मिल पाया? आपको क्या लगता है? नहीं, हमने फेल किया है। हमने गांधी के को एक तरह से, गांधी ने अपनी शहादत देकर इस देश में एक जो बड़ा सांप्रदायिक उन्माद पैदा हुआ था 47 में, उसको एक तरह से खत्म करने में भूमिका निभाई उनकी शहादत ने। लेकिन जैसा वो देश बनाना चाहते थे, खासतौर पर सांप्रदायिक सद्भाव का, वो तो नहीं बन पाया। बल्कि आज सबसे बड़ी चुनौती यही है। आपने कई बार कहा कि मुस्लिम परस्त, इसका मतलब क्या है? क्या किसी मुसलमान को कांग्रेस सरकार की ओर से अलग से कुछ पैसा दिया जाता था? क्या उनको उनके लिए कुछ पद सुरक्षित कर दिए गए थे? क्या था? यही था कि उन पर अत्याचार ना हो। इसकी गारंटी भारत का संविधान देता है भाई। आप कह रहे हैं कि भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें हम मुसलमानों के साथ जो चाहे वो करें और कोई कुछ बोले ना। जो गोलवलकर वी एंड आवर नेशन ऑफ डिफाइंड में लिखते हाँ, हैं। जो कहते हैं कि जिनका इस देश में पुण्य भूमि जिनकी नहीं है, पवित्र भूमि और पुण्य भूमि दोनों होंगे तभी भारतीय हैं, वरना हिंदू के कृपा पर तब तक रहिए जब तक हिंदू चाहता जब तक हो। हम चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये कोई मुसलमानों का तुष्टीकरण है। जैसे आज वो अभी हमने एक बहुत ही शर्मनाक बयान पढ़ा, असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहता है कि मियों को परेशान करो ताकि वो छोड़ के चले जाएं। अगर कोई रिक्शा वाला मियाँ है 5 रुपए मांग रहा है तो उसे 4 दो, उसे इतना परेशान करो कि वो छोड़ के चले जाए। ये भारत जो है, ये भारत चाहिए आपको? और अगर ऐसा इसको कोई रोकता है तो मुस्लिम तुष्टीकरण है। मुसलमान उतने ही परेशान बदहाल हैं जितना इस देश के ज्यादातर लोग हैं। गरीब ज्यादा गरीब है वहां, सच्चाई ये है। और जो एक पूरा इस पे एक जांच भी बैठी थी, और आपको वो कौन सा कमीशन है जिसने कहा कि शूद्रों की तरह, दलितों की तरह ही उनकी स्थिति है। जस्टिस सच्चर कमेटी ने, जस्टिस राजेंद्र सच्चर थे, उन्होंने पूरा उनका आकलन किया और कहा कि भाई ऐसी स्थिति, तो ऐसा तो कुछ विशेष उनके साथ बर्ताव तो किया नहीं गया। बस ये था कि जो ज्यादतियां उनके खिलाफ हो रही नहीं कर सकते, हालांकि फिर भी ज्यादती हुई है जी। आपने खुलेआम लोगों को संगठित करके लाखों लोगों को ले जाके बाबरी मस्जिद तोड़ दी, तो जो लोग कहते थे मत तोड़ो, उनको आप कह रहे हैं तुष्टीकरण कर रहे हैं, जबकि कोर्ट से ही फैसला होना था, कोर्ट से ही फैसला हुआ। कोई भी सभ्य समाज किसी भी विवाद को कोर्ट से तय करता है ना। तो जो लोग ये कहते थे कोर्ट में फैसला है, कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट में मामला है, उनको आप कहते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण, और आप जाके तोड़ दें। तो दरअसल आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार करने की आपको आजादी मिले, और अगर ऐसा नहीं है तो तुष्टीकरण है।
गांधी जी यही तो कह रहे थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे दे भगवान, भगवान। सब लोग मिलजुल के रहो, एक ऐसा भारत बनाओ जो दरअसल भारत की परंपरा है। यहाँ जी पर तमाम लोग आते रहे इस भूमि पर और सब मिलजुल कर रहते रहे, संबे संवाद होता रहा। तो आप उस संवाद को रोक देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि किसी के पूजा करने का, नमाज अता कर रहा है, अलग तरीके से ईश्वर की अभ्यर्थना प्रार्थना कर रहा है, इसलिए वो आपका दुश्मन है। ये तो किसी भारतीय या हिंदू धर्म की परंपरा में ये नहीं है। ये हिंदुत्व की परंपरा में है, जो सावरकर का पॉलिटिकल नैरेटिव है। और इसीलिए जस्टिस कपूर कमीशन ने सब कुछ खोल के रखा है और आज स्थिति यह है कि कपूर कमीशन को ही गायब करने की कोशिश हो रही है, उसकी रिपोर्ट्स को। जी तो ये एक छद्म है, हमने गांधी को फेल किया है। एक मतलब आप राष्ट्रपिता को, जो उसके सपने थे, आप एकदम उसको तार तार कर रहे हैं। जो लोग सत्ता के संरक्षण में ये सब हो रहा है, विदेश से लोग आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, सबको गांधी के राजघाट पे ले जाकर आप शीश नवाते हैं और आपके दल के लोग, जी सांसद, विधायक, मंत्री, वो जो मन होता है गांधी को कहते हैं और गोडसे की तारीफ करते हैं। तो आप इस देश को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे में एक सवाल, और मुझे लगता है इस चर्चा को उस सवाल के साथ मैं विराम दूंगा, अगर कुछ और ना निकला चर्चा के बीच में से, तो कि गोडसे का महिमा मंडन हो रहा है। सावरकर जो उस गांधी हत्या के बाद अपने आप को लगभग समाज से वो बहिष्कृत से हो गए या निष्क्रिय से हो गए। कपूर कमीशन जब गठित होती है उसके बाद खाना पीना छोड़ देते हैं, जो आप बात बता रहे हैं। उस सावरकर को हीरो बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, और वीर बताया जा रहा है। पूरा जो सामाजिक ताना बाना है वो ऐसा बनता हुआ जा रहा है, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना केवल आम नहीं बल्कि ग्लोरीफाई किया जाने लगा है कि ये अच्छी बात है, अगर कोई कर रहा है तो महान आदमी है। समाज अब इस तरीके का बन रहा है। तो गांधी के वैल्यूज तो लगातार डिग्रेड होते दिख रहे हैं। जो अपेरेंटली गांधी का हत्यारा है उसका महिमा मंडन चल रहा है। गांधी तो मर गए 30 जनवरी 1948 को, विचार मरने वाले हैं अब। नहीं नहीं, देखिए, आप कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती जहां आप प्रेम को नफरत से प्रतिस्थापित कर सकें। यह संभव ही नहीं है। आप जीत सकते हैं, नफरत जीत सकती है, पर नफरत कभी भी प्रेम की जगह नहीं ले सकती। यानी आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, क्या बच्चे से आप नफरत भी कर सकते हैं और वो एक ही बात होगी? वो संभव ही नहीं है। जब तक दुनिया में प्रेम की जरूरत है तब तक गांधी रहेंगे, क्योंकि अब ये बहुत स्पष्ट है, जिसको मैं बार बार कहता हूं, को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। आपको मिलकर रहना सीखना होगा, यही सभ्यता की कसौटी है। जो लोग ऐसे नहीं हैं वो असभ्य लोग हैं, वो बर्बर लोग हैं। हमने बर्बरता से, असभ्यता से सभ्यता की ओर कदम बढ़ाए हैं ना। तम सोमा ज्योतिर्गमय, ये हमारा जी वैदिक मंत्र है। तम सोमा ज्योतिर्गमय, ज्योति की यानी तरफ। आप तमस से, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। जी जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं वो आपको प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाना चाहते हैं। प्रकाश तो यही है ना कि हम ऐसे उजाले में खड़े हो, हमारे अंदर ऐसा बोध हो कि हम मनुष्य और मनुष्य में कोई फर्क ना करें। यही तो प्रकाश है, यही तो उजाला है, यही तो बुद्धि का एक तरह से विस्तार है, चेतना का यही तो विस्तार है। जब हम ये नहीं मानते थे, हमें लगता था कि मनुष्य और मनुष्य अलग हैं, तो हम बर्बर कहलाते थे। कबीलों में रहते थे, उसने अलग पहन रखा है, उसके टोटम और उसका अलग है, उसके प्रतीक अलग हैं, तो हम एक दूसरे को मारते थे, हम कबीले में रहते थे। यही तो कहा जाता था ना, जो असभ्य लोग थे। सभ्यता तो वहां पर आई जब हमने कहा कि नहीं नहीं, सब मनुष्य है। और अब साइंस ने यह भी तय कर दिया कि जो ब्लड ग्रुप आपका है वही हमारा है। जी वही गोडसे के किसी खानदान का के आदमी का हो सकता है और वही गांधी के किसी खानदान के आदमी का हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप भी एक है। तो मनुष्य और मनुष्य में भेद कैसे हो सकता है? तो जो लोग ये बात मानते हैं वो अद्यतन ज्ञान के साथ है, लेटेस्ट जो नॉलेज है उसके साथ है। जो लोग नहीं मानते हैं वो पुरातन के साथ है, और पुरातन को तो फिर पुरातन हो ही जाना है, यही सनातन है। तो पुरातन ही हावी हो जाएगा, गांधी का नयापन तो नहीं बिछड़ता या। ये एक लड़ाई है, कई बार स्थगित हो सकती है, पीछे जाती दिख सकती है, लेकिन अंततः तो आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी आप कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लड तो किसी का भी चढ़वा लेंगे,
तब तो नहीं पूछेंगे किसका है, हो सकता है मुसलमान का हो सकता है किसी का भी हो, कोई भी हो सकता है। तो विज्ञान तो आगे आगे जा रहा ना, ज्ञान का जो प्रकाश है वो तो आगे है हमारे। आप कितनी जल्दी उस तक पहुंचते हैं इससे तय होगा कि आप कितना आगे और कितनी जल्दी विकसित हो पाएंगे। अन्यथा आप अंधकार युग में रहेंगे। हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए पीछे जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ियां इसको बर्दाश्त करेंगी। एक चीज़ जो अमूमन हमारे शो का हिस्सा होता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी को जानना समझना बड़ा ज़रूरी है। और अब तो सुनने में आ रहा है कि एनसीईआरटी से गांधी जी का जंतर भी हटा दिया गया, और हम तो उस जंतर को बड़ा पढ़ा करते थे, याद भी रखा करते थे। पंकज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बल्कि दर्शकों को आप बताएं कि गांधी को जानने, समझने और गांधी को सेलिब्रेट करने का तरीका क्या हो सकता है? कैसे समझ सकते हैं गांधी है क्या? भाई, गांधी की दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सत्य और अहिंसा। हर स्थिति में सत्य के साथ रहना है। एक तरफ है कि ईश्वर ही सत्य है और दूसरी तरफ है सत्य ही ईश्वर है। तो जब तक ईश्वर ही सत्य रहता है, हर व्यक्ति अपना ईश्वर अलग गढ़ता है और आपस में लड़ता है कि मेरा ईश्वर तेरे ईश्वर से फिर अच्छा है। सत्य फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट हो जाता है वहाँ। गांधी का मतलब है कि सत्य ही ईश्वर है, जो सत्य है वो ईश्वर है, इसलिए सत्य की तलाश करना है और अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। दूसरा, मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में हिंसा का बड़ा रोल रहा है। मतलब आप हिंसा के जरिए ही आप आगे बढ़े। गांधी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक साम्राज्य के विरुद्ध एक अहिंसक क्रांति की और उस साम्राज्य को नष्ट किया उन्होंने। इसके पहले कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कोई युद्ध जो है वो बिना तलवार के लड़ा जा सकता है। ये गांधी ने संभव किया कि बिना, जो गाना है ना कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, ये कोई रेटोरिक नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि जितने खड्ग और तलवार की लड़ाइयां थी वो उससे अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी नहीं हुई। 1857 को उन्हें असफल करने में बहुत मुश्किल नहीं हुई। मुश्किल ये काम था। और गांधी बार बार कहते हैं कि अहिंसा कायरता नहीं है। अगर कायरता और हिंसा में मुझे चुनना हुआ तो मैं हिंसा को चुनूंगा। उनका कहना था कि अहिंसा एक ज्यादा बहादुरी का काम है, ज्यादा वीरता का काम है, कि हम अहिंसक प्रतिवाद करेंगे, हम किसी की जान नहीं लेंगे, लेकिन हम उसका मन बदलने का प्रयास करेंगे जी। तो ये जो सह अस्तित्व की भावना है, सबको एक समझने की भावना है। बाकी तो बहुत चीजें हैं, चाहे वो पर्यावरण के प्रश्न हो, चाहे वो, मतलब अब वो तो जानने समझने के लिए क्या लिटरेचर जरूरी है? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को कम से कम गांधी की आत्मकथा तो पढ़नी ही चाहिए। सत्य के प्रयोग जो उनकी आत्मकथा है वो जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो गांधी के खास तौर पर जो उनके सचिव प्यारेलाल थे, उनकी एक पूर्णाहुति है जिसमें उनके अंतिम जीवन के अंतिम दिनों का बहुत जबरदस्त पूरा वर्णन है। वो पूर्णाहुति जरूर पढ़नी चाहिए। और मतलब गांधी के लिखे जो पत्र हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपको पता चलता है कि दरअसल उनके मन में क्या चल रहा था और कितना बड़ा आदमी था। भाई, आइंस्टीन ने कहा है कि हम आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि हाड़ मांस का कोई पुतला धरती पर चलता था। गांधी के लिए कहा ऐसा व्यक्ति, मतलब वो ईसा के बाद वो उसी स्तर के व्यक्ति माने गए और उनकी शहादत ने उन्हें वहां पहुंचा दिया। जो जिन्ना जीवन भर उनसे लड़ता रहा, उसने भी अंत में कहा कि एक महान व्यक्ति थे जो अपने आदर्शों के लिए कुर्बान हो गए। पूरी दुनिया उनके सामने सिर झुकाती है। आज कोई भी आरएसएस से निकला, हिंदू महासभा से निकला, कभी आपने सुना कि मंच पे खड़ा होकर उसने कहा हो कि हमारे हेडगेवार जी ने ये कहा था, सावरकर जी ने ये कहा था। दुनिया का कोई देश ऐसा होगा जहां पर सावरकर की, हेडगेवार की मूर्ति लगेगी, लेकिन गांधी की मूर्ति 100 से ज्यादा देशों में है। जब अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग लड़ाई लड़ते हैं अश्वेतों के अधिकार के लिए, तो गांधी का नाम लेते हैं। 28 साल जेल में रहे कौन? नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका में जी। वो गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। और वो जो एक गुरिल्ला योद्धा थे, वो अहिंसक आंदोलनकारी में तब्दील हो गए। चे गुएवारा, जो एक फैशन है, लोग जी टी शर्ट पे चे गुएवारा, जो अर्जेंटीना में पैदा हुआ, क्यूबा में क्रांति की, बोलीविया में क्रांति करते हुए मारा गया। वो बीच में भारत आया था और यहाँ वो नेहरू जी से भी मिला था और लोगों से मिला। तो उससे पूछा गया कि
आप लोगों ने बंदूक क्यों उठाई? क्यूबा में क्रांति तो सशस्त्र क्रांति हुई। तो उसने कहा कि क्योंकि हमारे पास गांधी नहीं थे। हम्म। आप समझ रहे हैं? तो गांधी ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है और ये अभागे गोडसे को हीरो बता रहे हैं और गांधी को खलनायक बता रहे हैं। तुम्हारे वास्ते खंजर है सबके हाथों में, गजब भी क्या है, तुम रहनुमा से लगते हो। तो रहनुमाई जिस व्यक्ति ने इस पूरे मुल्क की जब ये मुल्क पराधीन था तब इसे स्वाधीन करने के लिए, और जब स्वाधीन हुआ तो इसे शांत रखने के लिए, शांति की प्रतिस्थापना के लिए आज वो हीरो, आज वो महानायक कई लोगों के द्वारा विलन बताया जाता है। ये मूर्खता भी ये हास्यास्पद भी है और ये शर्मिंदगी का बायस भी होना चाहिए। है तो है ही, होना भी चाहिए। गांधी को कैसे जाने समझे, इसलिए हमने जानबूझकर सर से ये सवाल पूछा। तो गांधी की ऑटोबायोग्राफी आप ज़रूर पढ़ें। प्यारेलाल जो उनके निजी सचिव थे, उन्होंने जो लिखा है पूर्ण आहुति, उससे आपको गांधी के बारे में काफ़ी कुछ समझ डेवलप करने में सहायता मिल सकती है। तो गांधी को पढ़िए, गांधी को समझिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं समझेंगे, इससे गांधी के विचार नष्ट होने वाले हैं नहीं। 100 से अधिक देशों में गांधी की मूर्ति है और गांधी के विचार जो हैं वो शाश्वत है, वो सनातन है। शाब्दिक अर्थों में अगर हम कहें वो तो असली सनातनी हिंदू थे। वो असली कहते भी थे अपने को कि मैं सनातनी हिंदू हूं। जी, तो सनातनी हिंदू गांधी भी थे। सनातनी हिंदू के नाते ही गांधी को पढ़ और समझ लीजिए, ये ज़रूरी है। हमें लगा कि गांधी जी पहुँचने चाहिए, इसीलिए हमने ये चर्चा की। कितना पहुँच पाए ये आप बताएँगे, और ज़्यादा पहुँच पाएँ और ज़्यादा समझ पाएँ, इसलिए भी हमने इस चर्चा में वो हिस्सा रखा है कि गांधी को आप कैसे समझे। कैसी लगी चर्चा? ज़रूर बताइए इस बातचीत के कमेंट सेक्शन में। चर्चा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और चर्चा करने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।